नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेबी विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 30 कवर करने वाले हैं, जो कि आपका जीएसटी के बारे में है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में है। पूरा का पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा एजेंडा रहने वाला है, हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ये क्या होते हैं। हम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जीएसटी जो होता है आपका वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस इनमें डिफरेंस भी देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम जीएसटी के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से 4 टाइप के जीएसटी जो हमारे यहाँ CGST, SGST, IGST, UGST जो होता है उसके बारे में भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे फ्रेंड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानकारी लेकर के। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे आपको डायरेक्टली पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप इनडायरेक्टली पे करते हैं। कैसे? आप जो इनकम टैक्स भरते हैं वो आपने खुद सरकार को दिया, ठीक है। आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स भरा वो आपने खुद सरकार को दिया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स, आपने कोई सामान खरीदा, आपने एक टीवी खरीदी, उस पर मान लो 1800 का जीएसटी लगा। अब वो आप सरकार को डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो क्या होगा, जिससे आप जिस दुकानदार से आपने खरीदा है वो 1800 रुपये सरकार को इकट्ठा करके देगा, तो ये इनडायरेक्ट होगा। दे आप ही रहे हैं। जैसे आप मेरा कोर्स परचेज करते हैं 1000 रुपये का, ठीक है, उसमें पता चलता है कि 18% की जीएसटी है तो 180 रुपये और लग गए। पे आप मुझे 1280 रुपये करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें से 180 रुपये मैं सरकार को जमा करता हूँ, तो आप डायरेक्ट नहीं पे, डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स कह दिया जाता है। पे आप ही करते हो, ध्यान देना, ठीक है। दोनों केसेस में पे आप ही करते हो, बस ये है कि सरकार को पहुंचा कौन रहा है वो वाला मुद्दा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स इज डिफाइंड एज ए टैक्स इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन अ टैक्स पेयर एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर। तो डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो डायरेक्टली इंपोज किया जाता है, आपके ऊपर लगाया जाता है, और जिसको आप सरकार को डायरेक्टली खुद पे करते हैं, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसमें वो टैक्स आते हैं दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड और ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। भाई अगर डायरेक्ट टैक्स है तो आप ही को भरना पड़ेगा, किसी और के नाम पर आप उसे शिफ्ट और ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं बोल दूं कि मेरे पिताजी मेरा टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स भरेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये वो वाले टैक्सेस आते हैं जो आपको खुद ही आपकी जिम्मेदारी होती है भरने की, ठीक है। यहां पर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पेड बाय एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट टैक्स बिकॉज द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल सोलली ऑन द इंडिविजुअल हु हैज टैक्सेबल इनकम एंड इट कैन नॉट शिफ्ट द टैक्स टू अनदर पर्सन या अदर पर्सन, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है बेहतर एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का। ये डायरेक्ट टैक्स इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो है भाई टैक्स भरने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी व्यक्ति के कंधों पर होती है जिसने कमाई करी हुई है, और इसको किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स आर कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें और भी एग्जांपल है, देखो आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, STT टैक्स हो गया। ये सारे के सारे आपके टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में आते हैं। क्लियर हो जाती है बात। इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ्रेंड्स क्या क्या आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द अदर हैंड आर टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन आर एंटिटी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमें डायरेक्ट नहीं पे करना है, बल्कि हम किसी दूसरे व्यक्ति और किसी दूसरे पर्सन को शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, भाई तू भर देना मेरी जगह पे, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इट इज नॉट द टैक्स लेवीड ऑन द इनकम आर प्रॉफिट। ये आपकी इनकम या प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स नहीं, आपकी इनकम और प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जिसे इनकम टैक्स बोला जाता है, वेल्थ टैक्स बोला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा टैक्स नहीं जो आपकी इनकम या फिर प्रॉफिट पर लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स के डेफिनेशन में आता है, बल्कि ये कहां पर लगता है, जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं किसी से, उस केस में आपको इनडायरेक्ट टैक्स से सामना करना पड़ता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल एंटिटी टू अनदर। इनडायरेक्ट टैक्स एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर ट्रांसफर और शिफ्ट किया जा सकता है, इसकी आजादी होती है। फॉर एग्जांपल अ सेल्स टैक्स पेड बाय द बायर इन अ रिटेल सेटिंग इज नॉट पेड डायरेक्टली बाय द बायर। जैसे एग्जांपल दिया कि सेल्स टैक्स, जब आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, या खरीद रहे हैं, तो जो सेल्स टैक्स देना है वो आप बायर खुद नहीं जो है पे करता है, बल्कि उसकी पेमेंट जो है कौन करेगा, जिसने जो है सामान को बेचा हुआ है, ठीक है। तो इट इज नॉट पेड डायरेक्टली बाय द बायर। पैसे तुम पे करोगे, लेकिन सरकार को कौन पे करेगा टैक्स जो है सेल्स टैक्स, वो जिसने आपको सामान बेचा हुआ है वो करता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इट इज कलेक्टेड बाय द सेलर।
ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा? सेलर के द्वारा। उसे इकट्ठा करेगा फ्रॉम द बायर, बायर से, एंड पे टू द गवर्नमेंट, और फिर गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो जाती बात। मैंने आपको समझा दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं। अदरवाइज देना तुम्हें ही है भाई, देखो समझने की बात है। पेमेंट डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, कस्टमर ही देता है, लेकिन बस ये है कि सरकार के खाते में कौन डाल रहा है, वहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन निकलती है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो इन जीएसटी जो आपका 1 जुलाई 2017 से जब से लागू हुआ है, इसके इम्प्लीमेंटेशन होने से क्या हुआ, हैज रिजल्टेड इन रिप्लेसिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सभी तरीके के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हटाया गया और केवल जो है जीएसटी को रखा गया। imposed on the goods and services by the state and central government। तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेराइटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेनबैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, फलाना टैक्स, ढगाना टैक्स, जितने भी टैक्स होते थे वो सब हटाए गए और उनकी जगह पर सीधे सीधे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ले आया गया। ठीक है, तो हमारा ये जो जीएसटी होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसा टैक्स होता है फ्रेंड? इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जीएसटी क्या करते हो? डायरेक्ट सरकार को पे करते हो क्या? कभी मान लीजिए आप बैंक में एम्प्लॉय हैं, क्या आपने अपनी सैलरी कमाने के बाद में सरकार को जीएसटी भरी है? नहीं, इनकम टैक्स भरा है, वो आपने डायरेक्ट टैक्स दिया है। तो जीएसटी कहाँ भरी? सर आप कुरकुरे का पैकेट खरीद लीजिए 10 रुपये का, ठीक है, सिगरेट खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, आपने वहाँ जीएसटी पे कर दी, लेकिन वो आप सरकार को खुद नहीं देते। ऐसा नहीं है कि सोचो ऐसा हो जाए कि तुम खाना होटल में खाए और उसकी जीएसटी तुम्हें पे करनी पड़े, वो होटल वाला नहीं पे करेगा, तुम आओ अपने घर जीएसटी फाइल करो, तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो काम, वो जिम्मेदारी सिर्फ सेलर की रहती है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो की डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्सेस इज इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स आपकी कमाई पर, आपके प्रॉफिट पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपके गुड्स यानी कि सामान के, और सर्विसेज जो आप सेवाएं लेते हैं उस पर लागू होता है। डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। व्हाइल देयर इज जनरली एन इंटरमीडिएटरी फॉर कलेक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द एंड कंज्यूमर, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कोई न कोई बीच में एक बिचौलिया व्यक्ति होगा, सेलर होगा, जो कि आपसे टैक्स इकट्ठा करेगा और सरकार को पे करता है। ठीक है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो भाई जो है इसको पे करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की रहती है जिसने डायरेक्ट टैक्स को, जिसकी इनकम या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो है शिफ्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के केस में, जबकि बर्डन को जो है शिफ्ट किया सकता है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। हम खुद, मैं होटल में गया, खाना खाया, मैंने जीएसटी लगी, लेकिन वो जिम्मेदारी मैंने उठा करके दे दी कि भाई होटल वाले तू भर देना जीएसटी, मेरी जिम्मेदारी, मेरे से पैसा ले ले। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स इन्वेजन इज लोअर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स में मतलब आप जो है टैक्स की चोरी कर सकें, उसके चांसेस कम होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? डायरेक्ट टैक्स के केस में हम चोरी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स की चोरी की जाती है। जैसे हम लोग 80C के तहत जो है 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन लेते हैं ना, 80C के तहत। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ना LIC भरते हैं, फिर भी वो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन अपना कर लेते हैं कि भैया 1.5 लाख रुपए हमने भरा हुआ है। तो इस तरीके से पॉसिबल है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स की वजह से आप महंगाई को कम कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स में इनहेंस इन्फ्लेशन एज इनडायरेक्ट टैक्स इज एडेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डायरेक्ट टैक्स का चीज़ों के दाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये महंगाई को रोकता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपका इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़ावा देता है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो ये 1000 रुपये का ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन 18% जीएसटी लगने की वजह से 1180 रुपये का मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन लग गया। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर टू बी प्रोग्रेसिव। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो आशावादी होता है, प्रगतिवादी होता है, प्रोग्रेसिव होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को रेग्रेसिव माना जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स आपके प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आपके रेग्रेसिव होते हैं, ये इतना फर्क होता है। तो देखो क्या, प्रोग्रेसिव मतलब डायरेक्ट टैक्स को अच्छा माना जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को हम खराब मानते हैं, ऐसे समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प इन रिड्यूसिंग द इनक्वालिटी व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस इनहेंसेस इनक्वालिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स की वजह से असमानता घटती है, सभी लोगों को सैलरी मिलने लगे अगर, है ना, तभी तो वो प्रॉफिट कमाएंगे और इनकम करेंगे, तभी वो डायरेक्ट टैक्स भरेंगे। अगर सभी कमाने लगेंगे तो असमानता घटेगी। ठीक है, ये चीज़ है। और इनडायरेक्ट टैक्स लगने से इनक्वालिटी बढ़ जाती है, असमानता बढ़ जाती है। ठीक है,
डायरेक्ट टैक्सेस आर ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स ग्रोथ एज दे डिस्करेज कंजम्पशन। indirect taxes are oriented more towards growth as they discourage consumption and help enhance service savings, जबकि direct taxes reduces saving and discourage investment। देखो इसको समझते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। कैसे ले जाता है? क्योंकि ये भाई देखो इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो आप उसे खरीदना बंद कर देते हैं। 200 रुपये किलो प्याज मिलनी जिस दिन शुरू हो जाती है उसी दिन ही घर में लहसुन प्याज बंद हो जाता है, सलाद प्याज का खाना बंद हो जाता है, हम मूली का प्याज खाना शुरू कर देते हैं या किसी और चीज़ का सलाद खा लेते हैं। ठीक है, तो डिस्करेज करता है भाई कि जो है ज़्यादा खर्चा मत करो। इनडायरेक्ट टैक्स का ये है। तो अगर ये कंजम्पशन को डिस्करेज करेगा तो हम ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ कैसे करेंगे सर? अरे पैसा बचे रहेगा तुम्हारा, जब प्याज खाइबे नहीं करोगे तो उसका जो पैसा बचेगा उससे तुम्हारी तरक्की नहीं होगी, ग्रोथ, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जबकि उल्टा केस है। डायरेक्ट टैक्स क्या करता है? डायरेक्ट टैक्स, अब तुमको कमाई हो रही है तो खर्चा भी तो करोगे, है ना। तो डायरेक्ट टैक्स जब दे रहे हो, अगर तुम इनकम टैक्स भर रहे हो इसका मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो तुम क्या करोगे? ना तो सेविंग करने की कोशिश करोगे और ना ही तुम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करोगे। खर्चो, अगर मुझे हर महीने 5 लाख रुपए मिले जॉब में तो मुझे क्या जरूरत है कुछ सोचने की। 60,000 रुपये मिलते हैं तो मैं भी वही में गणित लगाता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगे तो मैं भी सोचना बंद कर दूंगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी व्हाइल डायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भैया देखो सबके ऊपर लागू होता है। अगर कोई सामान आप खरीदने गए, अमीर हैं गरीब हैं, इनकम आती है नहीं आती, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं भैया वो केवल उन्हीं लोगों के ऊपर लगता है जो टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, जो टैक्स की बकेट में आते हैं। जैसे अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, वही बोल रहे हैं। ठीक है, एडिशनल indirect taxes levied on the harmful commodities such as cigarette, alcohol can be used as a tool to discourage their कंजम्पशन। इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम अगर यूज करना चाहें तो कुछ ऐसी चीज़ें जो खराब हैं, सेहत के लिए खराब है, जैसे सिगरेट, अल्कोहल वगैरह, इनके यूज को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उस केस में हम इन पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा सकते हैं। फिलहाल रुकता नहीं है। दारू पर हम बोल रहे हैं कि 500% तुम टैक्स लगा दो तो भी वो बिकेगी। 2 किलोमीटर की लंबी लाइन आपने भी देखी होगी जब कोविड खत्म हुआ था, उसके बाद दिल्ली में जो है 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी शराब खरीदने के लिए। ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये है कि हम एज्यूम करके जरूर चल सकते हैं कि ऐसा संभव है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन कम होता है, नहीं होता भाई। डायरेक्ट टैक्स अगर तुम भर पा रहे हो, तुम्हारे पास इनकम आ रही है तो तुम चीज़ों को महंगे से महंगे में खरीदना चाहोगे, उससे इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अब जो ये लिख रहे हैं समझ लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फ्रेंड्स हमने बात की कि देखो इसको ऐसे ही कवर करते हैं फटाफट। डायरेक्ट टैक्स जो है आपका डिफाइन होता है ऐसा टैक्स जो टैक्स पेयर के ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है और इसको टैक्स पेयर को डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसमें वो टैक्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिन्हें हम किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स बेस्ट एग्जाम्पल है आपके डायरेक्ट टैक्स का। इसके अलावा आपका वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये सारे प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनको आप दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, खुद नहीं पे करने की जरूरत होती है। और ये जो है आपकी इनकम या प्रॉफिट पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि ये आप जब गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं या रेंडर करते हैं तब उस केस में लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स को आप दूसरे व्यक्ति, दूसरी एंटिटी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस समय आपके ऊपर सेल्स टैक्स या जीएसटी लगा दी जाती है, जिसको वो दुकानदार यानी कि जो सेलर है वो सरकार को भेजता है, आप खुद नहीं भेजते हैं। फिर उसके बाद में जब से जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, उनको सबको हटा करके 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का नहीं है। फिर हमने डिफरेंसेस की बात की कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम और प्रॉफिट पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपके गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो सीधे सीधे गवर्नमेंट पे को हम पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्ट नहीं पे करते, बल्कि कोई और दूसरा बीच में होता है जो इसको पे करता है। डायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी आपके खुद के कंधों पर होती है, जिसने कमाया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स की जिम्मेदारी आपके खुद पर नहीं होती, कोई दूसरा व्यक्ति उसको करता है। आप इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो है आपका
टैक्स इन्वेजन के चांसेस कम रहते हैं, टैक्स इन्वेजन के चांसेस कम रहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। डायरेक्ट टैक्स जो है आपको इन्फ्लेशन रिड्यूस करने में मदद करता है, देखो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से क्या होता है कि सर्विसेज और गुड्स के ऊपर जीएसटी लग जाता है, जीएसटी लगने की वजह से क्या होता है चीज़ें और महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से महंगाई आ जाती है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है कंसिडर किए जाते हैं प्रोग्रेसिव, अच्छे माने जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को निगेटिव यानी रेग्रेसिव माना जाता है। डायरेक्ट टैक्स आपका इनक्वालिटी को घटाने में मदद करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आपको इनक्वालिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, आपको मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि चीज़ें महंगी होंगी तो आप खरीदोगे नहीं इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, ठीक है। तो आपके अंदर सेविंग वगैरह की आदतें बनेंगी। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसका उल्टा केस है, वो आपको ना सेविंग करने की आदत डालने देगा, ना इन्वेस्टमेंट की आदत डालने देगा, आपको बस खर्चा करने की आदत डलवाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है सारे पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर लागू होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स केवल उन्हीं के ऊपर लागू होता है जो उस टैक्स बकेट में आ जाते हैं, उस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को आप यूज कर सकते हैं एक टूल के तौर पर। अगर कोई प्रोडक्ट है जो मतलब जिसका कंजम्पशन आप रोकना चाहते हैं तो उसको उस पर टैक्स लगा दीजिए, महंगाई कर दीजिए, है ना। किसी चीज़ का इंपोर्ट अगर आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ना हो हमारे देश से तो उसके ऊपर जो है बहुत सारा टैक्स लगवा दीजिए, ऑब्वियसली कोई बेचेगा ही नहीं, बाहर भेजेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हमने बात की। नाउ वी विल स्टार्ट विद द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिजाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए येलो किया हुआ है। इट वाज इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। तो जीएसटी टैक्स जब लाया गया तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म यानी कि पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की गई। अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस गॉट अमालगमेटेड इनटू सिंगल टैक्स। तो बहुत सारे जो टैक्स थे इनडायरेक्ट वाले उन सबको एक में इकट्ठा करके जीएसटी टैक्स लाया गया। जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल ट्रांजेक्शन सच एज सेल्स, ट्रांसफर, परचेज, वार्टर, लीज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो भाई जीएसटी सभी तरीके की लगभग ट्रांजेक्शन्स पर ये लागू किया जाता है, चाहे आप कोई चीज़ जो है बेचिए, कोई चीज़ ट्रांसफ़र करिए, कोई चीज़ परचेज करिए। बार्टर सिस्टम वो होता है, मैं आपको गेहूँ दूँ और बदले में आप मुझे जो है चना दे दीजिए, बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। लीज पर देते हैं, इंपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो उस सब में जीएसटी लागू होता है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सबस्यूमिंग ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट टैक्सेस। तो ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सभी तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स को अपने अंदर सबस्यूम कर लेता है, कंज्यूम कर जाता है, कोई बचता नहीं है। कुछ जो है स्टेट टैक्स अभी बच जाते हैं इसके बावजूद भी, बाकी लगभग इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा ही दिया हुआ है। हाउएवर the crude oil, petroleum product, electricity and alcoholic liquor for human consumption are not in GST regime presently। ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। जो आपका क्रूड ऑयल है उसमें जीएसटी नहीं है, पेट्रोलियम के प्रोडक्टों पर जीएसटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी नहीं है, अल्कोहलिक लिकर यानी कि दारू जिसमें नशा हो उसको भी जो है अभी जीएसटी के रिजाइम में नहीं रखा गया, यानी कि जीएसटी नहीं लगती है। सोचो अल्कोहल जो आप पी रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगती है, गजब है। जीएसटी लगने लगेगी तो कितना महंगा होगा, ठीक है। उसके बाद में इंडिया अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब सेंटर भी जीएसटी लगाती है, स्टेट भी जीएसटी लगाती है। तो इंडिया ने जो है डुअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसका मतलब है कि टैक्सेशन जो है एडमिनिस्टर किया जाता है बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ 4 तरीके की जीएसटी हैं, जो कि ये हैं SGST, CGST, IGST और UGST, ठीक है। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सा कब लगता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ट्रांजेक्शन मेड विद इन अ सिंगल स्टेट, ठीक है। अगर मान लो सिंगल स्टेट का क्या मतलब है, कोई प्रोडक्ट मान लो उत्तर प्रदेश में ही बना और उत्तर प्रदेश में ही खर्चा कर दिया गया, कंज्यूम कर लिया गया, उत्तर प्रदेश में ही फ्रिज बनी और यूपी के ही व्यक्ति ने खरीदा और वहीं पर अपने पास रख लिया, ऐसे केस में आपका CGST और SGST दोनों लागू होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन मेड विद इन अ सिंगल स्टेट आर लेविड विथ सेंट्रल जीएसटी जिसे CGST कहते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SGST स्टेट जीएसटी जिसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपना कोर्स बेचता हूँ, ठीक है। अब मैं यूपी में मेरा फर्म रजिस्टर है जीएसटी की और आप भी यूपी के अगर हैं तो CGST और SGST हमारे उस ट्रांजैक्शन पे लिख करके आएगा कि CGST लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट 9% लेती है, स्टेट गवर्नमेंट 9% लेती है, क्योंकि सर्विस यहीं ओरिजिनेट हुई और यहीं पर ही कंज्यूम कर ली गई। इस केस में CGST SGST होता है, ठीक है। अब अगर मान लो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाए,
तो उस केस में सीधे IGST लगता है। इंटर स्टेट का क्या मतलब है कि जैसे मैं लखनऊ में उत्तर प्रदेश में रह करके सर्विसेज देता हूं और आप तमिलनाडु के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, आप गुजरात के हैं, इस तरीके की जगहों के हैं, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई हमारी, ठीक है। बना प्रोडक्ट यहाँ और बिका वहाँ, ठीक है, तो उसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। एंड फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड इंपोर्टेड गुड्स आर सर्विसेज एंड इंटीग्रेटेड GST, IGST इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे गिव द शेयर टू द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी। ध्यान रखिएगा, उस केस में स्टेट और यूनियन टेरेटरी को वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि मान लो 18% GST का स्लैब है, तो यहाँ 9% जो है सेंट्रल लेता है, 9% स्टेट लेता है, तो IGST कितना लगेगा? देखो ये 18% पूरा का पूरा ही लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इन्होंने कहा ना कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल लेती है और फिर उसके बाद में केंद्र का और यूनियन टेरेटरी का राज्य का और यूनियन टेरेटरी का जो हिस्सा होगा उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। UGST कब होता है? UGST इज एप्लीकेबल फॉर यूनियन टेरेटरी लाइक चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो UGST जो है आपका कहाँ से शुरू होता है? जो आपकी यूनियन टेरेटरी है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार वगैरह हो गए, वहां पर लागू होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड जो है टैक्स होता है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डेस्टिनेशन पर आधारित GST, इस बात का भी मतलब आपको समझ में आएगा। देयरफॉर टैक्सेस आर पेड टू द स्टेट वेयर द गुड्स आर सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नॉट स्टेट इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स कहाँ पे किया जाता है? जिस राज्य में उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया गया है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझते हैं। जैसे मान लो मैंने 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उस पर 180 रुपए की GST हो गई। अब जनरली 90 केंद्र सरकार लेती है और 90 जो है राज्य को मिलता है, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन किस राज्य को देंगे? जिस राज्य से आपने रहते हुए खरीदा हुआ है। मान लीजिए मैं भले ही उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन आपने परचेजिंग तमिलनाडु से की है, तो तमिलनाडु सरकार को 90 रुपए इसमें से मिलेंगे, ये कह रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पर टैक्स दिया जाता है। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन किस डेस्टिनेशन पर हो उससे GST लागू होती है। देयरफॉर टैक्सेस आर पेड टू द स्टेट, टैक्स उस राज्य को पे किए जाते हैं वेयर द गुड्स आर सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, जहां गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया जाएगा। बेचा कहां जा रहा है उससे मतलब नहीं है, कहां पर प्रोडक्ट बना है, फ्रिज कहां बनी, मुद्दा वो नहीं है, फ्रिज गई कहां, जिस राज्य में। मध्य प्रदेश में गई तो मध्य प्रदेश सरकार को वो GST मिलेगी, ठीक है। नॉट द स्टेट इन विच दे आर प्रोड्यूस, बल्कि जहां पर सर्विसेज आर कंज्यूम, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई से ये होता है। क्लियर हो जाती बात। चलिए, तो ये थोड़ी बातें हमने करी GST के बारे में। देखिए क्या क्या बातें हमने कर ली। यहाँ पर हमने देखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, तो इसमें हमने देखा कि GST रिजाइम जो है एक, यानी GST का जो ये युग आया है वो 1 जुलाई 2017 से आया हुआ है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था अपने आप में। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। GST जो है लगभग सभी तरीके की ट्रांजैक्शन पर, चाहे सेल्स हो, ट्रांसफर हो, परचेज हो, बार्टर सिस्टम हो, इंपोर्ट किया जा रहा हो, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर लगता है, ठीक है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जिसने सारे तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया है। कुछ स्टेट टैक्स अभी भी इनडायरेक्ट वाले रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन ना, ध्यान रखिएगा, ना तो क्रूड ऑयल पर, ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, ना इलेक्ट्रिसिटी पर, ना ही एल्कोहलिक लिकर पर, नॉन एल्कोहलिक पर GST लगेगी। एल्कोहलिक जिसमें नशा हो वो वाली दारू पे भी GST नहीं लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और एल्कोहलिक लिकर पर GST नहीं लगता है। इंडिया में डुअल GST मॉडल अडॉप्ट किया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी GST लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी GST लगाती है। 4 तरीके के GST हमारे पास है। SGST स्टेट GST होती है, CGST सेंट्रल GST होती है, IGST इंटीग्रेटेड GST होती है, UGST आपकी यूनियन टेरेटरी GST होती है। अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रोडक्ट यहीं बना और उसी राज्य में बना, उसी राज्य में कंज्यूम कर लिया गया, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट CGST लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट SGST लगाएगी। अगर कोई मतलब जो है कोई ट्रांजैक्शन या कोई प्रोडक्ट एक राज्य में बना और दूसरे राज्य में कंज्यूम हुआ, तो उस केस में IGST सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। IGST इंटीग्रेटेड GST आपके ऊपर लगेगी और उसमें जो केंद्र सरकार का हिस्सा होगा वो रख लेगी, राज्य सरकार या यूनियन टेरेटरी का हिस्सा वो उसे भेज देती है। ये नियम चलता है। UGST जो है आपका यूनियन टेरेटरी के ऊपर लागू होता है। जैसे यूनियन टेरेटरी में चंडीगढ़ हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, अभी तो मेरे ख्याल से जम्मू वगैरह भी यूनियन टेरेटरी में आ चुके हैं, ठीक है। GST ध्यान रखिएगा एक डेस्टिनेशन बेस्ड जो है टैक्स होता है ऑन कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को कहाँ कंज्यूम किया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पर GST लागू होती है, ये बात बताई गई है। देयरफॉर टैक्सेस आर पेड टू द स्टेट वेयर द गुड्स आर
गुड्स आर सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, यानी कि टैक्स उन सरकारों को पे किए जाते हैं जिस राज्य में गुड्स आर सर्विस को कंज्यूम किया गया है, ठीक है, ओके, और ना कि जहां पर मैन्युफैक्चर हुआ है प्रोडक्ट, उससे मतलब नहीं होता है। फिर आ जाती है बात जो है जीएसटी काउंसिल की। देखो जीएसटी किस चीज़ पर कितना रेट लगना है, ठीक है, जैसे अभी बीच में आया था गंगा जल पे जीएसटी लग गई है, बवाल कटा था, ठीक है। उसके बाद में आया कि जो है पूजा के सामान पर, जो आपका डेथ हो जाती है दाह संस्कार के सामान पर जीएसटी लगाई गई है। इस तरीके के मुद्दे आए हुए थे, ठीक है। तो ये किसने डिसाइड किया था कि इन सब चीज़ों पर कितना % जीएसटी लगाना है, एजुकेशन क्षेत्र में कितना जीएसटी लगाना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? दैट इज डन बाई जीएसटी काउंसिल। निर्मला सीतारमण जी हैं हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, वो बोलती रहती है मेरा फैसला नहीं भाई, मेरा फैसला नहीं है, मैंने थोड़ी ना गंगा जल पे जीएसटी लगाई हुई, वो तो किया है जीएसटी काउंसिल ने, मैं तो बस केवल उसकी चेयरमैन हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ? मैं चेयरमैन हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर इज ए चेयरमैन, ठीक है। तो ये भैया गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्निंग बॉडी होती है। जीएसटी काउंसिल इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द जीएसटी, और इसकी जो चेयरमैन होती है, होता है या होती हैं, वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होता है वो इसका चेयरमैन होता है। इसमें इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू के और साथ ही साथ में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, उसके बाद में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब होता है ना, राज्य वाले भी होते हैं, राज्य सरकार वाले नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है एक पद कैबिनेट में ही, ठीक है। और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू भी जो है यहाँ पर शामिल रहते हैं। जीएसटी काउंसिल इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड मेक्स द रिकमेंडेशन ऑन इश्यूज लाइक व्हिच गुड्स आर सर्विसेज मे बी टैक्स्ड। तो जीएसटी काउंसिल ही मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यही बताती है कि किस चीज़ पर टैक्स लगेगा। पराठों पर भी टैक्स लगना है तो ये लोग ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, किस गुड्स को हमें जीएसटी से हटाना है, उसके अलावा जीएसटी रेट वगैरह क्या रहने वाला है, ये सारा फैसला कौन करेगा? आपकी जीएसटी काउंसिल करती है। तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई होगी। एक और फंडा समझते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या कंसेप्ट होता है। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने आईफोन खरीदा, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा जिसकी बेस प्राइस 1 लाख है और 18% भैया जीएसटी लग गया, तो आपको 1,18,000 रुपये दुकानदार को पे करने पड़े टोटल मिला करके, ठीक है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए लिया है तो 1,18,000 आपने दे दिया। लेकिन सोचो कि कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी जो है फर्म के लिए आईफोन खरीदना चाहता है। फर्म के लिए क्यों खरीदेगा भाई? उसकी कंपनी में फ़ोन वगैरह आते होंगे, कॉल्स वगैरह आती होंगी, तो फर्म के लिए चाहिए। जैसे आप ही मेरी कंपनी में, मेरे फर्म में कॉल करते हैं, तो कॉल करने के लिए मुझे मोबाइल चाहिए ना, तो वो मेरा कंजम्पशन हो गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए, फ़ैन होना चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वैसे ही फ़ोन भी होना चाहिए। तो अगर मैं अपने बिजनेस के लिए अगर मान लीजिए आईफोन खरीदने जाता हूँ, तो सरकार क्या बोलती है कि भाई देखो, तुमने बिजनेस के लिए अगर जो है खरीदा हुआ है आईफोन, तो ऐसा है कि हम तुमसे जीएसटी नहीं लेंगे, हम तुमसे जीएसटी नहीं लेंगे। तो क्या मैं वहाँ दुकान पर जाऊँगा तो मैं 1 लाख दे करके आ जाऊँगा और काम चल जाएगा? नहीं, सरकार बोलती कि नहीं, ऐसा ना करो यार, ये तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम दुकान पर जाओ और 1,18,000 पे करके चले आओ, ठीक है। ठीक है, मैं चला आया, तो मेरा 18,000 रुपये, सर आपने कहा था जीएसटी नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा कि इस 18,000 रुपये को बाद में जो है तुम अपना इनपुट टैक्स के तौर पर, आईटीसी बोलते हैं फ्रेंड्स, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर हम तुम्हें दे देंगे। ये नियम होता है। जब आप जीएसटी फाइल करेंगे, जब वो जो आईफोन जिसने बेचा है वो अपना जीएसटी फाइल करेगा, यहाँ पर जो आपका बिल बनता है B2B बनता है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जब आप खुद के पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो B2C बनता है, बिजनेस टू कस्टमर बनता है। जब आपका B2B बिल बनेगा तो उसमें वो एंट्री करेगा कि हाँ, हमने एक आईफोन इस फर्म को बेचा जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। जैसे ही वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा डालेगा, तुरंत ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर 18,000 रुपये मेरे जीएसटी पोर्टल पे दिखाना शुरू कर जाते हैं कि तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 रुपये मिला हुआ है। अब जो भी जीएसटी मुझे सरकार को भरनी है, उसमें से 18,000 रुपये वो ऑटोमेटिक कम करके, कैलकुलेट करके वो पोर्टल दिखाने लगेगा कि भैया जो है तुम्हारी 30,000 रुपये की जीएसटी थी, उसमें से 18,000 रुपये पहले से ही भरा जा चुका है, अब तुम्हें सिर्फ 12,000 रुपये भरने रह गए हैं। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा, ठीक है। समझ गए कहानी? अगर सरकार ने ये कहा होता कि 1 लाख रुपए में ले आओ, तो इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट ही ना होता। इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा जीएसटी लग रहा है उसको हम तुम्हें रीइंबर्स कर देंगे, दैट इज इनपुट टैक्स। इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता हूँ। तो इफ यू बाई आईफोन फॉर योर बिजनेस देन 1 लाख एंड यू पे 18% जीएसटी, तो 18,000 रुपये और, तो टोटल पेमेंट जो है 1,18,000 रुपये होगी। लेकिन चूंकि बेनिफिट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलेगा, तो 18% जीएसटी आपको रिफंड कर दी जाती है सरकार के द्वारा। ये जो 18%
18% लौटाएंगे, इसी को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। ये आपको बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद करता है, बिजनेसमैन को बहुत मदद करता है, वरना हम भी जीएसटी पे करेंगे और फिर फर्दर इस पे जीएसटी पे जीएसटी लगने लगेगी, परेशानी हो जाएगी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज बेस्ड ऑन परमिटिंग ऑफसेट ऑफ द टैक्स पेड ऑन द इनपुट्स। जो भी इनपुट पर टैक्स पे हो रहा है उसको माफ करने पर काम करता है जीएसटी। इनपुट पर, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा मैंने अपनी कंपनी में कुछ बनाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदा। अब जो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा मान लो, ठीक है, तो भाई जो रॉ मटेरियल मैं आपसे खरीदूंगा उस पर अगर मैं जीएसटी दूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए बिजनेस को जो है इस बात का फायदा मिलता है कि अगर तुम 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, 18,000 की जो जीएसटी है वो आपको नहीं देनी है, आपको 1 लाख रुपए पे करना, 18,000 रुपये तुम्हारे लौटा देगी सरकार। ये होता है फंडा, तो इनपुट पर बेनिफिट मिल जाता है। ओके, क्लियर हो जाती बात। तो ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, एंड दिस इज गिवन इफेक्ट थ्रू द इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ डीलर्स आउटपुट टैक्स। जितना भी आपका टैक्स है उसके अगेंस्ट आपको इतना आईटीसी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, और आप उसका फायदा उठा पाते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से दोनों बातें हमें क्लियर हो जाती हैं। जीएसटी काउंसिल में मैंने बताया कि ये जीएसटी की गवर्निंग बॉडी होती है, इसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट में रेवेन्यू वाले भी रहते हैं, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस वाले भी यहाँ पर रहते हैं इस काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल ही वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिसाइड करती है कि किस चीज़ पर जीएसटी लगाना है, किस चीज़ पर जीएसटी नहीं लगाना है, कितना % लगाना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन जीएसटी काउंसिल ही करती है। फिर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझा, जिसमें हमने देखा कि पर्सनल यूज के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप जो है चीज़ों को खरीदते हैं बिजनेस के पर्पज से, तो जो चीज़ आप परचेज मतलब रॉ मटेरियल जो भी आपका होता है, जो इनपुट आप लगाते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस इनपुट पर आपको सरकार टैक्स रिबेट देती है, जीएसटी की छूट देती है, उसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑफसेट किया जाता है टैक्स पेड ऑन द इनपुट। जो भी इनपुट पर इनकम टैक्स आपने जीएसटी पे किया है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से। जैसे मैंने आपको एक आईफोन का बेहतर एग्जांपल दे करके समझाया। तो मतलब सोचो कि मतलब अगर आप में से किसी को आईफोन खरीदना है, और अगर आपको ज़्यादा चिक नहीं है, कोई आपका दोस्त है जिसकी फर्म रजिस्टर है, तो आप चाहो तो उससे बोल दो कि यार मेरे लिए तू आईफोन खरीद दे। अगर वो आईफोन आपके लिए खरीदेगा तो 1,18,000 जो तुम पे करोगे, 18,000 आपके दोस्त के खाते में आ जाएगा, 9,000 तुम्हें लौटा दे, 9,000 तुम वो रख ले, तो भी दोनों फायदे करोगे। अगर तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा 18,000 लौटा दे तो तुम्हारा 1 लाख का फ़ोन पड़ा, 1,18,000 तुमने पे किया और 1 लाख रुपए वहाँ रह गए और 18,000 तुम्हें लौट के मिल गए, तो तुम्हारा 1,18,000 का फ़ोन सिर्फ 1 लाख रुपए का पड़ जाएगा। कहीं अगर जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो। अगर एसी खरीदनी है एग्जांपल के लिए, एसी 40,000 रुपए की है, ठीक है, जीएसटी सहित, ठीक है। तो अब क्या करो, अपने दोस्त के जो है बिजनेस पर परचेज करवा दो बता रहा हूँ, दोस्त के बिजनेस पर परचेज करवा दो उसको। बस क्या है कि उसी फर्म के नाम पर वो बिल बनेगा भाई, बाद में तुमको वो क्या नाम है वारंटी और कैसे डीलिंग करनी वो सब समझ लेना, क्योंकि उसके नाम जा रही है वो चीज़, तो मालिक कहीं ना कहीं वो हो रहा है। आपका अच्छा दोस्त हो तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो जैसे मेरा अच्छा दोस्त है तो मैंने क्या किया, आईफोन उसके लिए खरीद दिया उठा करके, अब वो लेकर चला गया। मान लो कभी कभी दिक्कत आती है तो बिल उसके पास ही है, अपना ले करके चला जाएगा, ठीक करवा लेगा, कोई दिक्कत है तुम बताओ। बदले में 18,000 रुपये उसके बच गए, तो 1,18,000 का फ़ोन 1 लाख रुपये पड़ गया, बहुत फायदा हो गया। 1 लाख का फ़ोन आपको पता चलेगा 82,000 रुपये का पड़ जाएगा। तो इस तरीके का काम इट इज़ ओके, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं कर सकते तो नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। मैं ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में बिठाने के पर्पज से कह रहा हूँ, मैं कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से ये काम करता है जीएसटी का, ठीक है। हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, कौन जीएसटी पे करेगा, ठीक है। तो इन जनरल द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज लाइबल टू पे द जीएसटी। जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा उसको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं ऑफर करता आपको, मैं सर्विसेज देता हूँ, सेवाएं देता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ाना एक सेवा है, ठीक है। तो मैं आपको सर्विस ऑफर करता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको जीएसटी, मैं सरकार को जीएसटी पे करूँ। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है कि सभी लोग नहीं पे करेंगे, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जब मेरी साल की कमाई होगी तो ही वो लागू होता है, ठीक है। आल्सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेकिंग पेमेंट टू वेंडर्स अबव द स्पेसिफाइड लिमिट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो अगर सरकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पेमेंट हो रही है किसी वेंडर को, वेंडर का मतलब वो जो आपको मतलब जो है चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी दुकानदार से कार खरीदी, तो कार बेचने वाला आपका वेंडर हो गया। तो अगर आप वेंडर को एक लिमिट से ज़्यादा अगर जो है पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स करने की जरूरत होती है, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स करने की जरूरत होती है। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। ई कॉमर्स जो है जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करना होता है। देखिए टीडीएस
कंपनियां काटती हैं जब आपके एम्प्लॉय को पेमेंट वगैरह कर रही होती हैं, वेंडर को पेमेंट कर रही होती हैं। और टीसीएस कब कटता है? टीडीएस कब कटेगा? जैसे मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं, जैसे आपकी सैलरी आपके बैंक में आती होगी तो वहाँ टीडीएस कट जाता है, आपका इनकम टैक्स में जाकर के वो जुड़ता है। टीडीएस हर महीने आपकी सैलरी से 5,000 6,000 कट के दिखता होगा कि हाँ इतना टीडीएस कट गया, आपको अफसोस भी होता होगा, अरे यार इतना पैसा चला गया, ठीक है। लेकिन टीसीएस कब कटता है? क्या आपकी सैलरी से टीसीएस कटेगा? नहीं, टीसीएस बायर और सेलर के केस में लगता है। अगर कोई चीज़ कोई बेच रहा है और कोई सामान कोई खरीद रहा है तो उस केस में टीसीएस लगेगी। जैसे आपने कार खरीदी, अब दुकानदार से आपने कार खरीदी, अब दुकानदार आपके ऊपर टीसीएस लागू करेगा। क्लियर हो जाती है बात? ओके, तो अगर कोई इनकम वगैरह दी जा रही है तो उस केस में टीसीएस नहीं लगता, टीडीएस लगता है। जैसे आपका एफडी हो गई, एफडी पर जो इंटरेस्ट आता है वो आपकी इनकम है, इनकम पर टीडीएस लगता है तो आपका टीडीएस कट जाता है। टीसीएस बाइंग और सेलिंग के केस में आता है। चलो थोड़ी बहुत इसके बारे में बात हमने चैप्टर नंबर 29 में कर रखी है, टीसीएस और टीडीएस के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको टीसीएस काटने की जरूरत होती है। ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू देम एंड डिपॉजिटेड इट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं देखो गुड्स एंड सर्विसेज कौन जो है, इन्होंने बोला कि कौन है जीएसटी लाइबल पे करने के लिए, तो भैया जो भी सप्लायर्स और आप गुड्स और सर्विसेज जिन्होंने भी गुड्स और सर्विसेज दी हैं, ठीक है, बेचा है, उनको जो है जीएसटी पे करनी होती है। इसके अलावा जीएसटी तो पे ही करोगे, उसके अलावा अगर आप जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं और एक लिमिट पार हो जाती है जो भी सरकार ने डिसाइड की हो, उस लिमिट के बाद में आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना पड़ता है। ई कॉमर्स कंपनियां आपकी फ्लिपकार्ट वगैरह हो गई, इनके ऊपर नियम होता है कि अगर ये जो है जो भी ट्रांजैक्शन कर रही हैं उसमें एक सर्टेन लिमिट के बाद ये भी टीसीएस लगाती हैं, टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स करती हैं और उस सारे पैसे को ले जाकर के गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट कर देती हैं। अब अगर आपको पूछा जाए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको जैसे जीएसटी भरनी होती है तो कौन भरेगा? मैं भरूंगा, आप भरोगे? नहीं, इसके लिए क्राइटेरिया होता है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो भैया सालाना टर्नओवर अगर आपका 40 लाख से अधिक है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से अधिक होना चाहिए, जनरली यही याद रखिएगा, ठीक है। गुड्स के केस में 40 लाख से अधिक का टर्नओवर और सर्विसेज के केस में 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर अगर आपका है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्टर करवा लेना जरूरी है, जीएसटी को जमा करना जरूरी है। अब अगर कोई व्यक्ति है वो गुड्स बेचता है, उसकी साल भर की जो है टर्नओवर 30 लाख रुपए है, तो ना तो उसको जीएसटी रजिस्टर करवाने की जरूरत है, ना ही उसे जीएसटी पे करने की जरूरत है। क्लियर हो जाती है बात, ठीक है। अब कुछ विशेष राज्य जो हैं वहां पर थोड़ा छूट है, जैसे ये नॉर्मल राज्यों के लिए 40 लाख रुपए है गुड्स के केस में, विशेष राज्यों के लिए यही लिमिट 20 लाख रुपए कर दी गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट उत्तराखंड हो गया, ये थोड़ा सा उत्तरा KHAND है, ठीक है, सिक्किम हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गए, इन राज्यों में 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो 20 लाख क्यों कर दी गई? क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पर बड़े दुकानदार नहीं होते, यहाँ पर जो सेल होगी वो कम ही रहेगी। तो अगर सेल कम है तो सरकार ने कहा कि यहाँ ज़्यादा बड़े दुकानदार नहीं है तो 40 लाख की सेल नहीं हो गई तो कभी जीएसटी नहीं रजिस्टर करवाएंगे, इसलिए घटा करके कहा कि अगर 20 लाख तक का बेच दे रहे हो तो जीएसटी देना शुरू कर दो, ठीक है। तो छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, यहाँ पर ये 20 लाख पर है। और सेम सर्विस के केस में 20 यहाँ है तो यहाँ 10 हो जाता है, आधा है भैया, कितना? 40 लाख यहाँ है तो उसका आधा 20 लाख और यहाँ 20 लाख है तो उसका आधा 10 लाख, ठीक है। तो हमने बस याद रख लिया, गुड्स के केस में 40 लाख रट के जाएंगे और सर्विसेज के केस में 20 लाख याद रख के जाएंगे। अगर स्पेशल राज्यों का आया तो जस्ट आधा करेंगे, यहाँ 20 लाख कर लेंगे और यहाँ आधा करके 10 लाख कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, आपको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सप्लायर्स बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर और पे द टैक्स। मैंने आपको बताया कि अगर सप्लायर की लिमिट कम है, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उत्तराखंड में रहते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, साल भर में जो है टर्नओवर 8 लाख रुपए का नहीं है तो तुम्हें जीएसटी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 लाख रुपए की अगर सर्विस में 10 लाख का टर्नओवर उत्तराखंड वगैरह राज्यों में हो तब करना चाहिए, ठीक है। तो ना तो जीएसटी रजिस्टर करवाओ और ना ही उसको पे करो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हेन डज लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज? भाई जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी कब आती है? तो लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स as explained in the section 12 and at the time of supply of services as explained in the section 13। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के सेक्शन 12 में बताया गया है कि भाई कब जो है अगर गुड्स सप्लाई किया जा रहा है तो कब आपकी लायबिलिटी आएगी जीएसटी पे करने की, और उसी तरीके से सेक्शन 13 सर्विसेज अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो कब आपकी जिम्मेदारी आएगी, इसके बारे में उस सेक्शन में लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में है, इतना ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं। द टाइम इज जनरली द अर्लीस्ट ऑफ द वन ऑफ द 3 इवेंट।
मतलब कह रहे हैं कि जनरली अगर बात की जाए तो इन तीनों घटनाओं में से जो सबसे पहले होगी उसी समय आपको टैक्स जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी बन जाएगी। चाहे कोई पेमेंट रिसीव हो जाए पहले, चाहे इनवाइस आप इश्यू कर दें पहले, चाहे सप्लाई कंप्लीट कर दें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करनी पड़ जाती है। तो जनरली 3 केसेस में हमें जीएसटी पे करनी है, पेमेंट रिसीव करने पर, इनवाइस इशू करने पर या कंप्लीशन ऑफ सप्लाई पर। लेकिन तीनों में से एक में ही करोगे हर, क्योंकि हम क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसकी इनवाइस बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद में उसको वहाँ पहुँचा देंगे। तो तीनों काम आप एक प्रोसेस में करते हो। इन तीनों में से जो भी घटना पहले हो जाए उसके लिए जीएसटी भर देना होता है, कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 बताता है कि जीएसटी कब पे करनी पड़ती है। ठीक है, हु हैज़ टू फाइल द जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न किसे फाइल करना होता है। तो इसमें देखो मैंने आपको ये फ्रेंड समझा दिया है, हु इज़ लाइबल टू पे जीएसटी में जो भी गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर होते हैं उनको पे करना होता है। फिर हमने देखा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें कि जीएसटी रजिस्टर करवाना कब जरूरी है, तो अगर जो है गुड्स बेचते हैं तो 40 लाख रुपए का सालाना टर्नओवर से 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आप सर्विसेज देते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। इसका जस्ट आधा कर लीजिए तो ये स्पेशल राज्यों की बात हो जाएगी। अगर इससे कम है आपका टर्नओवर तो आपको ना तो जीएसटी रजिस्टर करवाना है, ना ही जीएसटी पे करना है। उसके बाद में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आती है, तो भाई जब आप गुड्स सप्लाई करते हो या जब आप जो है गुड्स सप्लाई करते हैं तो आपकी लायबिलिटी आएगी, वो बताया गया सेक्शन 12 में। जब आप सर्विसेज सप्लाई करेंगे या सर्विसेज रेंडर करवाएंगे, देंगे, किसी को प्रदान करेंगे, तो उसके बारे में सेक्शन 13 में बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में सेक्शन 13 में बताया गया है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि जनरली इन 3 इवेंट में से जो भी पहले हो जाएगी, अर्लीस्ट इवेंट पर आपको जीएसटी पे कर देनी होती है। चाहे आप पहले पेमेंट रिसीव कर लो तब जीएसटी दे दो, चाहे आप पहले इनवाइस इशू कर दो तब दे दो, और चाहे आप सप्लाई का कंप्लीशन कर दो तब आप पेमेंट कर दोगे। अब सवाल यह है कि किसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि जीएसटी फाइल करनी है। जैसे आपको सैलरी मिलती है तो क्या आपको जीएसटी फाइल करना है? नहीं करना है। तो कौन कौन करेगा? तो एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विल हैव टू फाइल रिटर्न इन सम फॉर्म और अदर। तो मतलब जो भी व्यक्ति जिसने जीएसटी रजिस्टर करवा रखा है, जीएसटी नंबर जिसको अलॉटेड है, उसको भैया जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव टू फाइल रिटर्न आइदर मंथली नॉर्मल सप्लायर और क्वार्टरली बेसिस सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो अब जिसने भी जीएसटी रजिस्टर करवा रखा है वो या तो चाहे तो मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है, जो कि नॉर्मल सप्लायर के केस में होता है, और अगर उसने कंपोजिट स्कीम को अडॉप्ट कर रखा है तो उस केस में वो क्वार्टरली बेसिस पर भी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकता है। क्वार्टरली में आपको साल भर में 4 बार करना पड़ेगा, मंथली में आपको साल भर में 12 बार 12 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर Input service distributor will have to file monthly return showing details of the credit distribution during the particular month। कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार है जिसने सामान बेचा हुआ है, उसकी वजह से उसको इनपुट टैक्स देना है किसी दूसरे को, तो उसको भी जीएसटी रिटर्न मंथली फाइल करना पड़ेगा। बस यही बात कह रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रही है लायबिलिटी तो वैसे तो जीएसटी रजिस्टर है तो भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई है तो उसको जीएसटी रिटर्न मंथली भरना पड़ेगा, जिसमें वो दिखाएगा कि कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर्टिकुलर मंथ में। ठीक है, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस and a person required to collect TCS will also have to file monthly return showing the amount deducted, collected and other specified details। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने TDS काटा है या किसी व्यक्ति ने TCS कलेक्ट किया है तो इनको भी जो है मंथली बेसिस पर जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन will also have to file return for the period of activity undertaken। जो आपके NRI हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, जो नॉन रेजिडेंट लेकिन टैक्सेबल लोग हैं, उनके ऊपर भी भैया ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोग मतलब जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आल्सो फाइल रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन। अगर कोई एक्टिविटी जीएसटी से रिलेटेड करी हुई है तब, है ना, अगर जीएसटी से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं की है तो नहीं करना होगा। ऐसा नहीं कि नॉन रेजिडेंट जितने हैं वो जीएसटी भरते फिरेंगे, नहीं भाई। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी करी हुई है जिसकी वजह से जीएसटी की बात आती है तो उस केस में उस पीरियड के लिए आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देयर आर सेपरेट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाई स्पेशल केसेस सच एज कंपोजिशन डीलर्स। ठीक है, तो सेपरेट रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे हमने देखा ना, कंपोजिट स्कीम अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करना होता है, मंथली नहीं करना होता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अलग तरीके का रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। सिंस बैंक्स आर सर्विस प्रोवाइडर, हमारे जो बैंक होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो कंपोजिट स्कीम जो है इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर कंपोजिट स्कीम नहीं एप्लीकेबल है इसका मतलब ये क्वार्टरली फाइल नहीं कर सकते, इनको मंथली ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो जाती है। तो बैंकों के केस में इनको मंथली ही
फाइल करना पड़ेगा। चलो हमने ये बात समझ ली। यहाँ बात हुई थी कि कौन कौन जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। तो जिस व्यक्ति ने जीएसटी रजिस्टर करवा रखा है भाई उसको हर महीने फाइल करना पड़ेगा। अब वो चाहे तो महीने में फाइल करवा दे तो नॉर्मल सप्लायर कहलाएगा, और अगर उसने कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिट स्कीम अगर अडॉप्ट कर रखी तो वो क्वार्टरली बेसिस पर भी फाइल कर सकता है। अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको भी जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कंपनी टीडीएस काटती है और अगर टीसीएस कलेक्ट करती है तो दोनों केसेस में उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, और उसने जीएसटी से रिलेटेड कोई सर्विस दी है या ली है उस पर्टिकुलर पीरियड का, उसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, सेपरेट जो है आपको मतलब अलग अलग तरीके के फॉर्म आते हैं जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि जैसे कंपोजिशन डीलर जो होंगे उनको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होगा, जो नॉर्मल डीलर होंगे उनको मंथली बेसिस पर फाइल करना होगा। क्योंकि बैंक सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री में कंपोजिट जो है स्कीम लागू नहीं होती है। ठीक है, फिर आती है कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे। अभी तो बात हुई कि कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा, अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा रिटर्न फाइल करूं। अगर मान लो मेरा फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड है तो भाई मुझे कौन सा जो है रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। द सिस्टम रिक्वायर्स दैट वन मस्ट मैनुअली इंटर द डिटेल्स इन द रिटर्न GSTR1। तो देखिए कह रहे हैं कि देखो GSTR1 में जो डिटेल भरनी होती है उसे मैनुअली भरना पड़ता है। सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको मैनुअली ही चीज़ें भरनी पड़ती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जीएसटी में आप जो बताओगे सरकार वही जानेगी कि जीएसटी का इतना सेल्स और परचेज हुई है। ठीक है, सरकार को नहीं पता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है महीने भर में 20 स्टूडेंट्स को अपना कोर्स बेचा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर मैंने 20 स्टूडेंट्स को अपना कोर्स बेचा हुआ है तो मैं अगर सरकार को बताऊंगा कि मैंने 20 का बेचा है तो सरकार को 20 का पता चलेगा। अगर मैं बोलूंगा कि 12 का बेचा तो सरकार को 12 का पता चलेगा। वो जांच बाद में बिठा ले, बात अलग की है, लेकिन कस्टमर खुद ही अपनी तरफ से बताता है कि हमने जीएसटी कितनी वसूली हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं उसको आपसे मैनुअली इंटर करवाया जाता है। मैनुअली क्यों भाई, कीबोर्ड से लिखो कि कितना बेचा हुआ है, क्योंकि सरकार को नहीं पता है कि मैं कितना बेच रहा हूँ। या तो वो आए मेरे ऐप को देखें, मेरी वेबसाइट को चेक करे, मेरे खाते को चेक करे, तब जाके वो जान पाएगी, अदरवाइज उसको नहीं पता चले। जो मैं बताऊंगा वही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसीलिए मैनुअली GSTR1 में डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है, डिटेल्स है यहाँ पर कौन सा फॉर्म रिटर्न में भरना है और उसकी पीरियोडिसिटी क्या रहेगी। अगर जो है आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है, अगर आपका पूरे साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में फ्रेंड्स आपको 2 फॉर्म भरने हैं, GSTR1 और GSTR3B, और इनकी फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस की होती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक का है तो उस केस में 2 फॉर्म भरेंगे, दोनों मंथली बेसिस पर भरेंगे। इनका नाम है GSTR1 और GSTR3B। क्लियर हो जाती है बात। अगर मान लो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो 2 फॉर्म भरने हैं। तो अगर 1.5 करोड़ से कम है तो क्या एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, अब भी आप 2 फॉर्म भरोगे। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तब भी आपको 2 ही फॉर्म भरने पड़ेंगे, लेकिन GSTR1 आप क्वार्टरली भर सकते हैं और GST3B जो है आपको मंथली भरना पड़ेगा। भरने दोनों ही फॉर्म हैं, उसमें भी इसमें भी। फर्क सिर्फ इस बात का आ गया साथियों, समझिए इस बात को, कि अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको GSTR1 GSTR3B दोनों भरना है, लेकिन मंथली बेसिस पर भरना है। दोनों के दोनों मंथली बेसिस पर, कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर आपका अप टू 1.5 करोड़ रुपए का भाई जो है वो है टर्नओवर है पूरे साल का, अप टू 1.5 करोड़ का है पूरे साल का टर्नओवर, तो उस केस में आपको GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पर भरना होता है, GSTR3B आपको मंथली बेसिस पर भरना होगा। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो इसमें क्या है कि ये भी मंथली रहेगा, इसमें ये भी मंथली रहेगा अगर आपका 1.5 CR से अधिक है। और अगर आपका 1.5 CR तक है, अप टू है, तो उस केस में GSTR1 आपका क्वार्टरली बेसिस पर होता है और GSTR3B आपका मंथली बेसिस पर हो जाता है। बस इतनी सी साधारण सी बात है। आई बिलीव आप उसको याद रख पाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मान लो अगर GST ना भरी तो लेट फीस का क्या सीन है भाई? बिल्कुल लगेगी, सरकार बख्शने वाली नहीं है। इफ GST रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम यू विल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट एंड लेट फीस। आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, लेट फीस भी लगेगी। प्रेजेंट में क्या सीन है? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ द टैक्स इज पेएबल एट द रेट 18% पर एनम। जितना भी आपका लेट हुआ है उसका 18% पर ईयर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, डिलेड पेमेंट ऑफ द टैक्स इज पेबल 18%। मान लो आपको 2 लाख रुपए की GST भरनी थी, आपने नहीं भरी, तो 2 लाख रुपए पर सालाना 18% का इंटरेस्ट आपसे सरकार वसूलेगी। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो जैसे मान लो ड्यू डेट मान लेते हैं 20 तारीख है,
मान लिया हमने 20 मई की है, ठीक है, तो 20 मई छोड़ दीजिए, 21 मई से हम जो है कैलकुलेशन शुरू करेंगे और जब तक तुम भर नहीं दोगे, सोचो कि जो है 30 दिसंबर तक अगर आपने नहीं भरा ये टैक्स, तो 21 मई से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में जितना टाइम पीरियड होगा इस पर हम 18% सालाना इंटरेस्ट चार्ज करके आपसे वसूलेंगे। ये इसका नियम होता है, ठीक है। उसके बाद में एडवांटेज की बात करनी है और ये लास्ट टॉपिक भी होगा। तो यहाँ पर हमने मेरे ख्याल से फ्रेंड्स जो है बात कर ही ली है कि बैंक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो GST-R1 मैंने बताया कि GST-R1 को मैनुअली फिल करना पड़ता है। फिर हमने बात की कि अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा सालाना टर्नओवर है तो उस केस में आपको GST-R1 और GST-R3 भी भरना होता है, मंथली बेसिस पर भरना होता है। अगर आपका जो है वो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उस केस में आपको GST-R1 क्वार्टरली बेसिस पर भरना होगा और GST-R3 भी आपको मंथली बेसिस पर भरना होता है। क्या लेट फीस लगती है अगर हम समय से GST ना रिटर्न फाइल करें? बिल्कुल लगती है। उस केस में लेट फीस भी लेते हैं और इंटरेस्ट भी पे करवाते हैं आपके अमाउंट पर। रेट क्या चल रहा है? तो अभी इंटरेस्ट जो है 18% सालाना, 18% सालाना का है फ्रेंड्स। ओके, महीने का कितना हो जाएगा? 12 से डिवाइड करेंगे, 1.5% महीने का लगेगा, सालाना 18% का है। और कैसे कैलकुलेट होता है? जो ड्यू डेट है उससे अगले दिन से शुरू करके जब तक तुम पे नहीं करते थे उस पूरे टाइम पीरियड में, 100 दिन हो, 50 दिन हो, 10 दिन हो, उससे मतलब नहीं, उतने दिन का 18% पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन ये कर लेते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि भाई एडवांटेज क्या हुआ। इतनी मेहनत की गई, GST लाया गया तो कुछ फायदा हुआ होगा ना, तो उन्हीं फायदों की हमें यहाँ पर बात करनी है। थोड़ा सा अपनी राय भी दें, कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा है, सही है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 1-2 लाइन कमेंट लिखेंगे, अच्छा लगेगा फ्रेंड। जो है इंकरेजमेंट मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़। एडवांटेज ऑफ GST क्या होता है? देखो, विथ GST द कम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस एंड टैक्स रेट विल बी रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। GST आ जाने की वजह से क्या होगा? टैक्स का स्ट्रक्चर सुधर गया है। 18 तरीके के टैक्स नहीं लगते, एक टैक्स लगता है, तो स्ट्रक्चर में सुधार हो गया, ठीक है। टैक्स रेट भी यूनिफॉर्म हो गया कि हर एक चीज़ पर एक ही तरीके का टैक्स लग रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन द कंट्री विल बी मोर इफेक्टिव। अब टैक्सेशन सिस्टम को और इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि सारा पैसा सिर्फ GST के खाते में आ रहा होगा। GST विल मेक द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री मोर competitive एज इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। GST से क्या होगा? जो हमारा इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगी क्योंकि ये माना जा रहा है कि GST के आने से जो है जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। GST हेल्प इन डेवलपिंग अ सीमलेस इंडियन मार्केट। GST क्या करेगी? मार्केट को एक सीमलेस, एक अच्छी मार्केट डेवलप करने में मदद करेगी। GST इज एम्ड एट ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस एंड आल्सो एट बेटर टैक्स कंप्लायंसेस। GST से उम्मीद की जा रही है कि ये जो टैक्स का दायरा है उसको बढ़ाएगी, सारे सामानों पर, हर सामान पर GST लागू कर सकेंगे हम और टैक्स का कंप्लायंस भी बढ़ जाएगा। इन GST ऑल टैक्स पेयर सर्विसेज सच एज रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड रिटर्न विल बी अवेलेबल टू द पेयर्स, टैक्स पेयर ऑनलाइन। इसमें क्या है कि सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी GST आने से, चाहे रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे पेमेंट करनी है, चाहे रिटर्न फाइल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप फ्रेंड्स जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कंप्लायंस को और ईजी और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। इट विल इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी फायदा मिलेगा, आप और आसानी से बिजनेस कर सकेंगे। इट विल as the GST will ensure that indirect tax rate and structures are uniform across the country। क्योंकि इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा और ये सभी कंट्री में हर जगह पर सेम रहेगा। एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस विल रिजल्ट इन रिडक्शन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब टैक्स पे टैक्स जो लगता है, कैस्केडिंग इफेक्ट, एक का प्रभाव दूसरे पर, ए ने बी को मारा, बी ने सी को मारा, सी ने डी को मारा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो उस कैस्केडिंग इफेक्ट को टैक्स पर, जो एक टैक्स के बदले में दूसरा टैक्स, वाले लफड़े से भी हम बचेंगे। GST इज चार्ज ओनली ऑन द कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसी पर ही GST लगाई जाती है। तो टैक्स पे टैक्स, जो टैक्स ऑन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, उससे भी हमें बचत ये दिलवाता है। तो ये कुछ सर्टन एडवांटेजेस हो गए फ्रेंड्स हमारे जो है इसके GST के, ठीक है। तो हमने एडवांटेज में क्या क्या देख लिया भाई? GST आएगी तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है सुधरेगा, कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी, मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगेंगे, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा रहेगा, इफेक्टिव होगा। GST जो है आपकी इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री को आगे लेकर के जाएगी। GST जो है सीमलेस मार्केट डेवलप करने में मदद करेगी। GST एम करती है कि जो टैक्स का दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा और बेटर टैक्स कंप्लायंस किया जाएगा। GST कहती है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं की सर्विसेज हैं वो सारी की सारी हम ऑनलाइन अवेलेबल करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करनी है, रिसीट लेनी है, रिटर्न फाइल करना, सारा काम ऑनलाइन किया सकता है। इससे कंप्लायंस और जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी फायदा होगा क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर रहेगा,
उसके बाद में कैस्केडिंग इफेक्ट, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उससे भी हम आपको बचा सकेंगे। और ये केवल जीएसटी उन्हीं चीज़ों पर लागू होगी जो वैल्यू एडिशन होगा, उसी पर ही जीएसटी लागू होगी। तो उससे भी टैक्स पे टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। जैसे 1 लाख रुपए तक का काम पहले हो चुका है, अब सोचो कि अगर 20,000 रुपये का और काम हुआ है तो इस 20,000 रुपये पर ही जीएसटी लगेगी। 1 लाख पर जीएसटी पहले ही लग चुकी है, ये कह रहे हैं। ये नहीं कि 1,20,000 पर फिर से जीएसटी लग जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं। तो वैल्यू एडिशन पर ही जीएसटी लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर जीएसटी पूरा का पूरा कवर हो जाता है। होप है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है फ्रेंड तो लाइक वगैरह करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जेबी विथ अशोक के बारे में बताएं, अच्छा रहता है। आप ही हमारे जो है स्टार प्रचारक हैं, हमारे मोटिवेटर हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ हैं। थैंक यू सो मच।